नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब बहुत सारी चिंताएं हैं। समय समय पर कभी गोल्ड बढ़ जाता है तो कभी गोल्ड नीचे आ जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह हमने कई बार डिस्कस की है, लेकिन हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन पहले एक बात सामने आई जिसका कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं आया, लेकिन ये कहा गया कि यूएस और रशिया के बीच में एक डील हो रही है और अगर वो डील हो जाती है तो फिर गोल्ड एक बार फिर क्रैश होगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट का एक रूल है, अगर कोई भी पदार्थ हो या करेंसी हो, अगर जबरदस्त तेजी से ऊंचा पहुंचती है तो उसमें डेफिनेटली करेक्शन आता है। अच्छा, तमाम तरीके की चीजें हैं गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। अब ये ग्लोबल इकोनॉमी कितना गोल्ड को अफेक्ट करेगा और क्यों जब जब डॉलर नीचे आता है या कमजोर होता है तो गोल्ड तेजी से ऊपर बढ़ता है, ये तमाम जो स्टैट्स हैं इसके पीछे की वजह है। क्योंकि जाहिर तौर पे खास तौर पे भारत में और पूरे विश्व में जब जब कोई एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी नजर आती है तो हम तुरंत गोल्ड खरीदने पर आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड का क्या भविष्य है और रशिया और अमेरिका के बीच में वो क्या डील है जो अगर हो जाती है तो फिर गोल्ड क्रैश होगा नहीं होगा, ये तमाम बातों के लिए। और एक और बात है जिसका हम आज खुलासा करेंगे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका गोल्ड से अपना जो डेफिसिट है या उसका उधार है उसको भरपाई करेगा। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं, इस पे सच्चाई क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और उन्हीं से इस पूरे गोल्ड की स्टैट्स पे, मैथमेटिक्स पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी हैं, इकोनॉमिक ट्रेड एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अश्विनी राणा जी आपसे बात करूंगी, क्या जब जब डॉलर कमजोर होता है या डी डॉलराइजेशन की बात होती है तो गोल्ड तेजी से ऊपर बढ़ता है? बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, अभी तक उनकी जो एक सोच थी कि भाई डॉलर को वो एक एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते थे। लेकिन जैसे जैसे डॉलर का वर्चस्व कम होने शुरू हुआ, बाकी करेंसी का आना शुरू हुआ और यूएस की अर्थव्यवस्था डाउन होने की तरफ जाती है, तब तब लोगों का जो भरोसा है वो गोल्ड पर शुरू हुआ। और ये भारत में नहीं, पूरे विश्व के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने उसकी खरीद शुरू करी। अब क्या है, सोना है एक लिमिटेड उसकी वो है और डिमांड सप्लाई का खेल है। जब भी डिमांड सप्लाई के अंदर चेंज आता है तो उस चीज़ की रेट जो है वो बढ़ते हैं। अगर सप्लाई लिमिटेड है रेट और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। वही हुआ, इसी कारण से सोना, नहीं तो अभी तक सोने का एक रहा है कि इंडेक्स की भाई वो बढ़ता रहा और जहाँ गया उसके बाद नीचे नहीं आया। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भाई सोना जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। और वो भी उसका कारण भी, मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज अगर विश्व में कुछ भी हो रहा है तो मुझे लगता है यूएस उसके पीछे एक अननोन कारण है और एक नोन कारण है। यहीं वहीं से कुछ चीज़ें ऑपरेट भी होती हैं और वो आई थिंक सर सब कुछ ही उसी के इर्द गिर्द है। मैं संजीव जी आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, इसके इतर एक और बात कही जा रही है, वो ये कि यूएस जो अपना कर्ज है वो गोल्ड से चुकाएगा, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि गोल्ड की रेट्स बढ़ेंगी। देखिए, यूनाइटेड ये दो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं रशिया डील पे भी आऊंगी, लेकिन पहले ये समझना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि अभी सर ने डिस्कस किया कि जो गोल्ड का जो असेट है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो एक लिमिटेड प्रेजेंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो डेप्ट हैं उसको गोल्ड के माध्यम से उसकी भरपाई कर पाना मेरे असेसमेंट के मुताबिक संभव नहीं है। लेकिन गोल्ड को अधिक से अधिक रिजर्व के तौर पर अमेरिका भी रखने की जाहिर है कि वो कोशिश करता रहा है। और जैसे जैसे विश्व में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, खासकर आर्थिक अनिश्चितता, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अप्रोच अन्य इमर्जिंग पावर्स के प्रति है
और जितना वो इनसिक्योर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में वो जैसे कि ब्रिक्स के बारे में जो बयान वो जारी करते हैं या अन्य राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ इत्यादि के माध्यम से दबाव बना करके अधिक से अधिक अपने लिए गेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन जो वैश्विक परिवेश में अपने आप को और अमेरिका के भविष्य को असुरक्षित देखता है। और उस प्रक्रिया में अमेरिका भी आने वाले समय में जो गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाने की वो ज़रूर वो कोशिश करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व के माध्यम से अपने डेप्ट को वो भरपाई कर सकता है। वो जो जाहिर है कि उसको अन्य मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे और तभी जाकर के हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो एसेट लिमिटेड है। आज हम एक एक सवाल ऐसा लेंगे जो आप लोग ने मुझे कमेंट करके या मुझे डीएम किया है, जिससे कि आपकी पूरी क्लैरिटी हो। सुनील जी, एक सवाल आया था। पहले एक तो गोल्ड को देखने का नजरिया बदल गया। पहले गोल्ड लक्ष्मी और एक अलग तरीके से हम भारतीयों में देखा जाता था, पर ऐसा लग रहा है ये जो गोल्ड है वो पपेट बन गया है किसी का इस ग्लोबल वर्ल्ड में। जब चाहे आपने देखा, जब 2 फरवरी को क्रैश आया था, तो जबरदस्त क्रैश था और प्रेडिक्टेबल क्रैश था। ये कहा गया था कि कुछ लोगों ने जानबूझ के गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया है। हम ग्लोबल मार्केट में बात करें तो ये कौन है गोल्ड को पपेट बनाना और उसके पीछे जो ग्लोबल इकोनॉमी है? क्योंकि ब्रिक्स और ये तमाम बातें तो सिर्फ हम करते आए हैं, अभी तक वो एग्जीक्यूशन में उस तरीके से नहीं आई थी, एक्सेप्ट कि रशिया अपनी लोकल करेंसी में डील करता था। हम रशिया पे भी आएंगे, लेकिन कौन है जो गोल्ड को पपेट बना के रखा हुआ है? देखिए अदिति, तो हम 80 के दशक से बात करें, जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2080 में 1200-1300 रुपया गोल्ड था 10 ग्राम का, और 2005 या 7 तक हम बात करें तो 6-7 हज़ार पे पहुँच गया। 80 से लेकर के 2007 तक 1300 से लेकर के 7,000 पे पहुँचा, और फिर लगातार 2010 के बाद आप करेंगे धीरे धीरे करके दाम इसके बढ़ते गए। उसका कारण क्या रहा? उसके कारण को जानना पड़ेगा। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जो महिलाओं के पास जो चीज़ें थीं वो धीरे धीरे निकलना शुरू कर दी। और जो आपने कहा कि भारतीय संस्कृति में गोल्ड के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोटा सा भी कार्यक्रम करेंगे तो गिफ्ट में आप बहन को, भतीजी को, भांजे को ये गोल्ड देंगे। बिना गोल्ड के शादी हो ही नहीं सकती। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसके घर में लड़की की शादी है वहाँ सालों साल पहले से वो गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू करते थे। आप भी सोच रहे होंगे, आप भी रखते होंगे? सब रखते हैं। वो हर भारतीय नागरिक की यही कहानी है कि जिसके घर में बेटियां हैं वो निश्चित तौर से रखते हैं, और बहुओं के लिए भी सासें कहती हैं कि मैं बेटे की शादी करूंगा तो कम से कम बहू पे इतना जेवर तो होना ही है। लेकिन जो 2014 के बाद कहें या 2019 के बाद जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली, और हम लोग भी देखते हैं कि जो मीडिया में जो माहौल क्रिएट किया जाता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मैं कहूँगा सीधा सीधा बहुत कड़े शब्दों में, एक कॉकस है। वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस तरीके से न्यूज़ प्लांट की जाती हैं कि जहां हलचल नीचे के निवेशक हैं उनमें हलचल पैदा होती है। क्लैरिटी नहीं है, फेक है। बिल्कुल। और इससे पहले आप देखेंगे आज तक जो अश्विनी जी ने भी बताया कि सोने के दाम 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, कभी भी बढ़ते चले गए धीरे धीरे, चाहे वो 10 रुपये बड़े हों लेकिन 10 रुपये कम नहीं हुए। ये विश्वसनीयता सोने के प्रति थी, लेकिन ये सब टूटी अब आकर के ऊपर नीचे होने लगा। अभी तो पपेट हुआ ये, बिल्कुल। और ऊपर नीचे दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि इसका भी एक, अब कहें कूटनीतिक तरीके से, किसी भी देश को किसी भी देश पर भरोसा नहीं रहा। अब आप कहें कि चाहे रसिया के साथ अमेरिका के साथ डील हो गई, जैसे अभी किसानों के प्रकरण को लेकर के डील है, विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, वहाँ से कुछ और पेट हो रहे हैं। और एक दशक पहले, यदि हम, एक दशक तो ज़्यादा हो जाएगा, यदि हम ट्रंप साहब से पहले और इससे पहले राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं हम अमेरिका से, तो सब कुछ व्हाइट हाउस तय करता था और व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश देता था। अब वो सब खत्म हो गया जब से ट्विटर सक्रिय हुआ है। अब तो सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से ही पता चलता है क्या हो रहा है। जो व्यवस्था थी, अब जैसे कई बार ट्रंप की तरफ से कहा गया, लेकिन हमारे देश ने सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने उसका जवाब दिया, और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब ट्रंप पे ज़्यादा भरोसा किया जाए या व्हाइट हाउस पे ज़्यादा भरोसा किया जाए। ऐसे ही चाहे रसिया के जो डील की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन साहब हों चाहे ट्रंप साहब हो, न ट्रंप साहब को पुतिन पे भरोसा है न पुतिन को ट्रंप साहब पे भरोसा है।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि ऐसे माहौल में बस एक ही रास्ता लोगों के पास बचता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हालात बदल रहे हैं कि सोना इकट्ठा करके रखा जाए। क्योंकि सोना वो चीज़ है जैसे कई मैं भी उसका रहा हूँ, सुनील जी भी रहे होंगे, आप लोग भी, कि कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं वो इमरजेंसी में सेल करें तो सेल नहीं होती। गोल्ड ही एक ऐसा रास्ता है कि आप सुबह जाएंगे तो शाम तक आपके जेब में पैसे आ जाएंगे। तो अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माहौल बदल रहा है तो वही है। दूसरी बात, बड़ी बैंक अब नीचे से आप, मैं तो जनमानस की बात कर ली, अब बड़ी बैंकों को भी भरोसा नहीं है। बड़ी बैंक जितने भी देशों के वो भी गोल्ड इकट्ठा कर रही हैं, बोले इससे मजबूत स्थिति कुछ नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर की हर देश की बैंक भी या तो गोल्ड इकट्ठा करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की स्थिति क्या होगी। ठीक है सर, वैसे तो बहुत सारी उनके सवाल में बहुत सारे जवाब में सवाल हैं, लेकिन एक पहला मेरे दर्शकों के लिए, जैसा सुनील जी ने कहा कि आप तो गोल्ड इकट्ठा करें, क्या लोगों को अपने फ्यूचर के लिए गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए, खरीदना चाहिए? एज अ ज्वेलरी लें या एज अ बिस्किट लें, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लें, क्या गोल्ड खरीदना चाहिए आपके एज अ ट्रेड एक्सपीरियंस के हिसाब से? आगे 10 साल के लिए आप बता दें। देखिए, गोल्ड कभी भी खरीदना जो है वो एक फायदा का सौदा है जी, कभी भी वो घाटे का सौदा नहीं है, प्रोवाइडेड हम उसको किस रूप में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। अगर हम उसको सोचेंगे कि भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए या एक सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत अच्छा है। अगर हम सोचें कि उससे हमने कमाई करनी है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो खेल जो है रिटेलर का नहीं रह गया, वो खेल कहीं और से ऑपरेट हो रहा। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड हो, ऑपरेट कहीं और से है और फंसते जो हैं रिटेलर हैं। तो रिटेलर को अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक सिक्योरिटी के रूप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इनकैशेबल है कभी भी, तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस खेल में नहीं फंसना कि भाई मैं इतना खरीद लूं, ट्रेडिंग नहीं करना। हाँ, जितना पैसा है बैंक में से एक देख रहा था कि पॉडकास्ट की एक ज्योतिषा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बैंकों का हालत ख़राब हो जाएगी, बैंकों से पैसा निकाल के गोल्ड, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 100 रुपये करनी है, तो 4 सेक्टर में कीजिए, मतलब उसको 25 डाइवर्सिफाई करके बैंक में भी रखिए, शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते उसमें रखिए, डिपॉजिट में रखिए, कैश भी होल्ड करके रखिए और गोल्ड भी रखिए। यानी एक ही जगह सारा अपना, ताकि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो आपका सारा पैसा या सारी इन्वेस्टमेंट कहीं स्टेक पे ना आ जाए, इसलिए बैलेंस डाइवर्सिफाई। राणा साहब, एक सवाल मेरे आ रहा है जरा पे, जैसे जो सरकार लेकर के आई कि 2 लाख से ज़्यादा आप कैश घर में नहीं रख सकते, ले जा नहीं सकते, तो क्या वो भी एक वजह मानी जा रही है कि कैश लोगों के पास था लेकिन 2 लाख से ज़्यादा रखेंगे तो पकड़ा जाएगा, इससे अच्छा गोल्ड ही ले लिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो बहुत कम लोग हैं ऐसे, वो उसके लिए तो गोल्ड क्या, वो तो क्रिप्टो भी रख सकते हैं। वो तो पर सर एक आम आदमी जीवन एक होता है कि हम 2 5 लाख 10 लाख तो तो रखें इमरजेंसी में, कभी हॉस्पिटल कोई बबाजी हो तो आपके पास कैश वो हो। लोग भी हैं, जब 500 रुपए के नोट की चर्चा हुई कि 500 रुपए का नोट भी जे एक बार फिर से 2000 की तरह से 500 का भी बंद हो जाएगा, सिस्टम से बाहर होगा, और ये होगा। हाँ, वापस चर्चा हो रही है सर। होगा। हालांकि उसके लिए खंडन आया है। नहीं, खंडन रिजर्व बैंक ने किया है कि बंद होगा, बंद नहीं कर रहे। सबसे पहले उसके ऊपर मैंने ही वो एक वीडियो बना के डाली थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा कि 100 और 200 के नोट एटीएम में डाले जाए, तो क्यों डाले जाए जब 500 अवेलेबल है, तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो सरकार वो एक सिस्टम से, जैसे 2000 रुपये को किया है, कारण क्या है कि 500 को नोट मार्केट में जितना है वो सब डंप है, इकोनॉमी में उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए सर 100 और 200 के नोट से क्या फायदा होगा? डंप नहीं कर सकेंगे लोग कैश को। आप अगर मान लो जितना कैश करेंसी है कंट्री की प्रिंटेड, वो अगर डंप हो जाएगी तो उसकी लिक्विडिटी का कोई फायदा नहीं है ना, उसका सर्कुलेशन होगा तो लेकिन सर, कल ही सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा 40 लाख करोड़ का कैश का आदान प्रदान हुआ यूपीआई के बाद, और ये सब यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन। इसकी 40 लाख करोड़ तो बहुत मायने रखता है। नहीं कर रहे हैं ना, देखो वो उसके लिए अभी इनकम टैक्स में आपके रेट बढ़ा दिए कि भाई पहले आप 50,000 से ज़्यादा पैन देना होता था, अब वो 10 लाख साल का कर दिया है। गिफ्ट के अंदर भी आप 10 से 20 लाख कर दिया है, गाड़ी खरीदने के ऊपर। तो वो ये सबके पीछे तो एक शब्द में कहें तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की वजह से है ना, जैसे आप मार्केट में पैसा लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए
आप हो सकता है कि लोग उसको गोल्ड को रखें, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो लोग गोल्ड अपनी एज ए सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। हो सकता है कि वो पैसे कैश की जगह पे गोल्ड भी लेकिन रख सकते हैं। लेकिन राणा साहब, एक और तथ्य है, उसको देखिए कि गोल्ड जितने भी लोग खरीद रहे हैं, मध्यम और मध्यम से नीचे के लोग, वो सब कैश खरीद रहे हैं, अकाउंट से नहीं खरीद रहे। हाँ, जो उनके पास कैश है, यस, और 2-4 से लाख। और जितना भी हमारे देश में गोल्ड खरीदा गया, तो उसके हम आंकड़े देखेंगे तो 30 से 35% गोल्ड जो खरीदा गया वो कैश से खरीदा गया है। देखो, लेकिन जहां सरकार कैश के आदान प्रदान पे थोड़ा सा मनाही करना चाहती है, ऑनलाइन सिस्टम लाना चाह रही है, पर वो भी सरकार नहीं रोक पा रही है। नहीं, वो ऐसा है, वो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। जब 2000 रुपए के नोट को या नोटबंदी हुई, उस समय जब लोगों ने गोल्ड खरीदा रात भर, वो सब स्कैनिंग में है, तो वो कभी भी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर इसलिए जो है कि आप जो चीज़ परमिसिबल है उसके आधार पर उतना ही हम काम करें, तो मुझे लगता है सरकार तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है चीजें। संजीव जी, एक बात बताइए, हम अब बात करते हैं कि यूएस और रशिया का इम्पैक्ट अगर डील होती है, वो डील सो कॉल्ड ये है कि माना यही जा रहा है कि एनर्जी, रिसोर्स और साथ में डी डॉलराइजेशन पर तोड़, मतलब डॉलर को मजबूत होना, ये वजह है। इसके पीछे ये तमाम तरीके की रशिया ने इन शॉर्ट ये कहा है कि हम वापस डॉलर की खरीद में आना चाहते हैं, हम वो नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, क्या पहली बात ये सच है, क्योंकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, क्या रशिया अमेरिका के साथ वापस से डॉलर पे या दुनिया के साथ डॉलर में करेंसी में काम करना चाहता है, पहला। दूसरा ये, अगर ये होता है तो इसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, जहाँ तक पहला आपका प्रश्न है, ये एक क्रेमलिन का इंटरनल मेमो सर्कुलेट हुआ है। हालांकि ये भी एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, संभवतः यूएस की किसी मीडिया ने इसको इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन उसमें अब कितनी सच्चाई है, वो उतना कितना क्रेडिबल है, अभी इसको हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में एक नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस है वो इंटेंस होता जा रहा है। और रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संदर्भ में दोनों ही पक्षों की तरफ से इंटेंशंस शो किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन एक डायरेक्ट मुलाकात भी उनकी हुई, और उसके बाद नेटो के जो नेता हैं, यूरोपीय जो लीडर्स हैं, उनके साथ लगातार नेगोशिएशंस और बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में और चूँकि इसके इम्पेरेटिव्स, जो युद्ध की समाप्ति के जो इम्पेरेटिव्स हैं, वो रशिया के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी हैवी लॉसेस उठाने पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के शुरू हो जाने के बाद रशिया के $300 बिलियन के जो एसेट्स थे उसको फ्रीज किया हुआ है। और यदि ये डील हो जाती है तो जाहिर है कि वो जो डीफ्रीजिंग होगी और सैंक्शंस हटेंगे, और वो जो पैसा रशिया का इतना बड़ा डॉलर में अमेरिका के रिजर्व्स में है, वो सारा कुछ ओपन होगा, और इससे रशिया की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और रशिया भी अगर वो रिवर्स बैक करता है डॉलर में ट्रेड करने के लिए, तो जाहिर है कि रशिया भी जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो एक नॉर्मल उसमें लाइन में आ जाएगा, तो उससे रशिया की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक रशिया को यूक्रेन के युद्ध में जो उसको गेंस करने थे, उसने ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। और उसका जो मुख्य लक्ष्य था यूक्रेन को नेटो में न जाने देना, उसको तो उसने हासिल कर लिया है। साथ ही साथ 20% जो यूक्रेन की जो टेरिटरी है उस पे अपना उसका कब्जा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डील होने जा रही है कि जिसमें कि वो सारा एरिया वो गिव अप करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया भी ये चाहता है कि एक डील हो जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन फार्मूला इवॉल्व हो, जिसमें कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी हटाए जाएँ, रशिया के द्वारा जो एग्जिस्टिंग जो एरियाज़ पर उसका जो एक इस समय ऑक्यूपेशन है उसको एक परमानेंट रशियन टेरिटरी में शामिल किया जाए। और जाहिर है कि इस तरीके की अप्रोच के साथ रशिया भी इस पूरी बातचीत में जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये क्रेमलिन की जो इंटरनल मेमो है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये सही भी हो सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। और गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट है सर? हाँ जी, देखिए, और जहाँ तक डी डॉलराइजेशन की बात है, तो जाहिर है कि देखिए, डी डॉलराइजेशन की जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब प्रक्रिया की जब बात चल रही थी, और हालांकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि भारत डी डॉलराइजेशन का कोई सपोर्टर नहीं रहा है। भारत अभी भी, भारत का जो अप्रोच है
वो ये है कि हम एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन वैकल्पिक करेंसी या कोई अन्य ब्रिक्स की जो करेंसी की बात कही जाती है उसके ऊपर अभी भारत का फोकस नहीं है। लेकिन अगर डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया कमज़ोर पड़ती है तो जाहिर है कि उसका जो गोल्ड के प्राइसेस पे जो असर पड़ता है, जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन की बात आगे बढ़ रही थी तो गोल्ड के प्राइसेस आप देख रहे थे कि अप होते जा रहे थे। लेकिन जब यदि डील हो जाती है तो ऐसे में जो डी डॉलराइजेशन का जो खतरा था या जो डॉलर के कमज़ोर पड़ने का जो एक प्रयास, कमज़ोर करने का जो प्रयास रशिया के द्वारा भी किया जा रहा था, अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी, तो उसका गोल्ड के प्राइसेस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर सुनील जी, एक बात बताइए, इसका तो ये जैसे पूरा विश्व एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आपने देखा कि वर्ल्ड चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद वापस से हम यूनिपोलर की तरफ नहीं जा रहे। आपने इवेंचुअली देखा हर कंट्री ने सरेंडर किया। यूरोप ने अलग तरीके से किया, दोस्त होने के बावजूद भी थोड़ा रिवोल्ट भी किया, फिर सरेंडर किया। रशिया ने भी इन अ वे सरेंडर किया। चाइना साइलेंट है, चाइना और गोल्ड के रिश्तों पे भी हम बात करेंगे। भारत ने, हम माने या ना माने, एक सरेंडर मोड में है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो ब्रिक्स और मीटिंग और चाइना में मीटिंग हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं और बंद गाड़ी में 1 घंटे मुलाकात हो रही है, हम डी डॉलराइजेशन, मार्केट, पैसा सब, और एक तरफ इवेंचुअली सब कुछ बदल गया। भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए ट्रेड के लिए, हमें भी टैरिफ, यानी कि मतलब दादागिरी तो ट्रम्प और यूएस की ही रही। ना कहते हुए भी हम यूनिपोलर पे नहीं आ गए। नहीं, देखो, देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा निर्यात हमारा देश किसको करता है? अमेरिका को। तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? भारत को। तो अब भारत ने बड़ा धैर्यता के साथ जो भी बातें रखी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जो एक मुझे लगता है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, पहला देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हमारे देश की तरफ से नहीं आई, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति उजुल फजुल बातें बोलते रहे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सर। कि ये भी जहाँ तक कह दिया कि मैं राजनीतिक करियर मोदी जी का ख़त्म कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा। ये सब बातें आई जो मुझे लगता है कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई ब्यूरोक्रेट्स की जब नियुक्ति होती है किसी ज़िले में और वो थोड़ा सा टाइट आ जाता है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, उन्हें कि ठीक है अब ट्रांसफ़र होगा तभी देखेंगे, इसको शांति सी में है। ठीक है। हाँ। तो बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं देश के कि अब ट्रम्प साहब के कार्यकाल तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक इंतज़ार करके नुकसान तो होगा, तो उस नुकसान को रोका कैसे जाए? ऐसा तो है नहीं कि आज डील हो गई तो कल ख़त्म नहीं होगी, फिर दोबारा उसकी समीक्षा होगी। लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते जो भी भारत सरकार ने अमेरिका के प्रति जो कदम उठाए, मैं एक पत्रकार होने के नाते उस नज़र से देखूं तो बहुत सही कदम थे। ठीक है, बस सुनील जी, आदित्य जी देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि भारत ने किसी तरीके का कोई अपने अप्रोच में नरमी इन द सेंस कि जो हम झुकने वाली बात जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता कि हम झुके हैं। और हमारा जो अप्रोच है बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा रहा है और बहुत ही संकल्प वाला भी रहा है। और भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रख करके चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी चलेंगे। इस बात को भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से स्पष्ट किया है। बयान ज़्यादा नहीं दिए गए और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी सर ने कहा, बयान देना उचित था भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। तो भारत ने जो अपने बहुत ही सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ जो मनूवर्स किए, जैसे कि आप तियानजिन की समिट का ये एग्जाम्पल ले लें, तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए और एक ऐसी समिट थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, वहाँ पर उन्होंने चूज़ किया कि हम नहीं जाएंगे। ये किससे कितना हमें तेल खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहाँ से किससे कैसे डील करनी है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली, उसी के साथ अन्य राष्ट्रों के साथ भी डील्स की। जाहिर है कि ये जो सारे निर्णय हैं वो भारत की सरकार ने स्वयं किए और संकल्प के साथ किए और साहस के साथ किए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा ये जो अप्रोच रहा है वो बहुत ही संतुलित रहा है। और भारत, देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि वो विश्व के साथ और अधिक कन्फ्रंटेशन मोल नहीं ले सकते।
डोनाल्ड ट्रंप जब अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कैंपेन ट्रेल में जब थे तो उन्होंने अपनी जनता के साथ सबसे पहला वायदा यही किया था कि यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहला जो कार्य करेंगे वो यूएस के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, जो इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए तो उन्होंने जिस तरीके के विश्व के साथ आर्थिक आक्रामकता दिखाई है, सामरिक आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो उससे जो अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस गहरी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की क्राइसिस गहरी हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जैसे कि हमने डिस्कस लगातार किया था कि मदर ऑफ ऑल डील जो हमने की यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भारत के साथ डील कर लें। और इसी वजह से आप देखिए तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उन्होंने 50% से उसको 18%। बट मैं अश्विनी सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मुझे समझ आता है राइट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा एक तो जो ये जिस तरीके का ग्लोबल ऑर्डर हो गया है या ग्लोबल बॉडी लैंग्वेज और एक आपके बयान स्टेटमेंट्स, ये बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। मुझे लगता है कि हम वो देश हैं जो एक बार जैसे जो धैर्य वाली घर में एक बड़ा होता है या माता जी नहीं होती कि अच्छा समय आएगा, होल्ड ऑन, जहां पर हम 3.3% ट्रेड टैरिफ होता था हमारा, जहां पर हम टैरिफ लगाते थे अमेरिका पे, सब कुछ यू टर्न हो गया है। अब हम उनको 0 पे देंगे, इवेंचुअली हम 18% देंगे, हम इसमें भी खुश हैं। जैसे होता है ना, एक्सीडेंट होता तो कहते चलो भगवान एक ही पैर गया दूसरा तो बच गया, ये वो वाली स्थिति है। तो मेरे को ये समझना है कि ट्रंप को लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं सर, ट्रंप को लोग क्रेजी कहते हैं, फिनिकल कहते हैं, पर मुझे ये रियलाइज हुआ जब से वो आए हैं उनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो उस पे ही है। उन्होंने ट्रेड टैरिफ जिस कंट्री पे लगाया वो कंट्री पैनिक में आई, इंक्लूडिंग इंडिया। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, उन्होंने जो कुछ भी किया इवेंचुअली उसको फायदा अमेरिका को हो रहा है। हाँ अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन अमेरिका, तो मैं ही समझना चाहती हूँ क्या बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से तो नहीं चल रहे हैं ट्रंप। भले उनको वर्ल्ड फिनिकल कहता हो, लेकिन उन्होंने अमेरिकन को ही फर्स्ट मानकर उन्हीं के लिए सब कर रहे हैं। उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट वाली नीति जरूर बनाई उन्होंने, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के हिसाब काम नहीं कर। सो यू आर सेइंग कि आने वाले समय में अमेरिका विल गेट इम्पैक्टेड होगा, बिल्कुल होगा, और वो काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। मतलब वो अपना जो फ्यूचर है उसको जो है सिक्योर कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस। कैसे होगा सर? जो उनके तीसरा टर्म तो मिलेगा नहीं उनको? नहीं, टर्म की बात नहीं है। क्या है, अभी आपने कहा ना कि वो क्या बयान देते हैं, उनके बयान से आपने कभी भी देखा है कि जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं, वर्ल्ड की जो शेयर मार्केट है उनकी हालत क्या होती है? वो एक सोची समझी साजिश होती है कि वो वहाँ से ऑपरेट होता है, मार्केट डाउन्स होती हैं, उनकी एफआईज जो उनके ग्रुप्स हैं, जो कंपनी से वो माल खरीदती हैं, और उसके बाद वो जब बढ़ते हैं वो माल बेच के, यही हाल गोल्ड में हो रहा है। का हुआ। तो वो उस तरीके से कर रहे हैं। उनकी एक एक स्टेटमेंट, हम लोग क्या है ना, बड़े वो उस तरह से हो जाते हैं, उस चीज़ को नहीं देख रहे वो कर क्या रहे हैं, वो अपने लिए सोच रहे हैं। कोई अमेरिका फर्स्ट की बात नहीं है, उनको अपना माल। एक बार और समझाइए सर। मैंने देखा 2 फरवरी को गोल्ड क्रैश हुआ, उससे पहले ट्रंप ने ये बयान दिया कि डॉलर कमजोर हो रहा है, और फिर लोगों ने नेक्स्ट डे बल्क बाइंग करी, मतलब नॉट लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट, और फिर नेक्स्ट डे क्रैश हो गया, उन्होंने कहा गोल्ड। ये क्या मतलब है? यही तो कह रहा हूँ ना कि वो स्ट्रेटेजिकली वो मूव कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करके। गोल्ड डॉलर स्ट्रांग होगा तो अमेरिका स्ट्रांग होगा। अरे उसको अमेरिका की चिंता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उनको क्रिप्टो से इंटरेस्ट है, उनको डॉलर भाड़ में जाए, वो कितने दिन प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, उनका कंसर्न उनकी अपनी फैमिली बिजनेस है, क्रिप्टो बिजनेस है, उससे है। ऑलरेडी वो इतने डेट में है अमेरिका क्या करेगा? अभी आप कहते हैं ना कि गोल्ड से वो निकालेगा, वो गोल्ड नहीं करेगा, नोट छापेगा, नोट मतलब डॉलर छाप के। अभी तक भी तो अमेरिका ने क्या किया, डॉलर छाप के तो उसका इतना डेट हुआ है। मतलब हर एक कंट्री की एक लिमिट होती है करेंसी छापने की, उन्होंने छापने के बाद आपको उतना पैसा अपने रिजर्व में रखना पड़ता है। हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो अप्रोच है वो बिल्कुल जो ट्रांजैक्शनल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है।
लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक बिजनेस माइंडेड अप्रोच किसी पॉलिटिशियन और जो भी एक इतने बड़े पद पे बैठा है, विश्व के जो सबसे शक्तिशाली पद पे बैठा है, उसके अंदर अगर है तो जाहिर है कि वो अपने राष्ट्र के हितों का नुकसान कर रहा है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को या विश्व के किसी भी नेता को एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। एक अपने राष्ट्र के हित को तो सोचिए, लेकिन आपकी ग्लोबल लीडरशिप भी है और सबसे बड़ी बात कि ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर इत्यादि इत्यादि, आपने जो एक्शंस लिए हैं, चाहे वो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी का एक्शन हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा ले जाने का निर्णय हो, या अभी जिस तरीके के अप्रोचेस वो दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसका गहरा लॉस हुआ है। इसका इम्पैक्ट अमेरिका को आगे उठाना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका के जो अन्य राष्ट्रपति आएंगे उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रेडिबिलिटी का जो लॉस वो करके जा रहे हैं उसको रिस्टोर करना, देखिए क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और उसको फिर से बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं वजह जानना चाहती हूँ। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अश्विनी जी ने एग्जाम्पल दिया वो हर जगह लागू होता है। और जब मैं किसी अखबार का संपादक था तो मुझे वो स्थिति याद आ गई कि एयरपोर्ट का कुछ होना नहीं था, लेकिन वहाँ आसपास की ज़मीन को महंगा करने के लिए सिर्फ बड़े नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, और देखा कि उसी जगह की 20 गुनी जमीन रेट हो गई, ठीक, और आज तक एयरपोर्ट वहाँ नहीं आया और नेताओं ने खरीद लिया सर। तो ऐसे ही जो अश्विनी जी ने कहा ना कि जो उनका बयान आता है शेयर अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉकस काम कर रहा है और क्षेत्र में भी हम लोगों के यहाँ ये दिखता है कि कॉकस यहाँ भी काम करता है। कि एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी झांसी के पास, तो वो लोग सेल करना चाहते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसका रेट बढ़वाने के लिए उन्होंने 2 4 5 लोग बड़ी गाड़ियों से झांसी बुलवाया, 5 स्टार होटल में रुकवाया, और उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई आसपास, बोले क्या आ गया, हम यहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इतना करके अखबारों में थोड़ा सा था, वो न्यूज़ दे दी गई और वो चले गए। 1 हफ्ते में हम देखते हैं कि वहाँ ज़मीन लेने वालों की लाइन लग गई, ठीक है कि नहीं, और पूरा आसपास का करीब 2000 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। तो कौन चेहरा होगा, कौन क्या कह रहा है, उनके साथ के लोग कौन हैं, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, इसके जाल में हम जैसे छोटे लोग ही फंस जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग चल देते हैं। कब गोल्ड का जैसे कहा या किसी शेयर के बारे में कहा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यहाँ नोएडा में आए और जिस सेक्टर में आए वहाँ उसको चुन ले, तो आसपास के सेक्टर की सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला है, कोई नई बात नहीं है जो आज ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में आप देखेंगे कि बड़ा कॉकस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राजनीतिक रूप से भी करता है और व्यापारिक रूप से भी करता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहाँ हैं, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। तो पहले तो न्यूज़पेपर हम लोगों के ज़माने में होते थे तो छपते बहुत देर लगती थी, लेकिन अब तो मिनटों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर, क्योंकि मेरे पास आखिरी के 10 मिनट हैं, मैं ये 2 चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, एक चाइना और एक एप्स्टीन फाइल्स। सर, आपसे, चाइना एक साइलेंट प्लेयर है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग कब की बढ़ा ली, चाइना ने गोल्ड रिजर्व बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक नंबर 1 पे चाइना का गोल्ड रिजर्व कहते हैं, उस पर भी एक बड़ा कंपटीशन है। सिल्वर को लेकर भी चाइना मार्केट ग्लोबली, वो बयान नहीं देता, वो चुप रहता है, वो अपनी भाषा में डील करता है, भाषा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी करेंसी, तमाम चीज़ें। तो आप ये, एक तो मैं सिल्वर का फ्यूचर समझना चाहती हूँ, एक चाइना की स्ट्रैटेजी समझना चाहती हूँ। देखिए, चाइना भी जो है, चाइना ट्रंप से अलग तरीके से बिहेव करता है, वो अलग तरह से काम करते हैं, वो अपने कंट्री के लिए वो बात करते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। उन्होंने चुपचाप कितना सिल्वर खरीदा है दुनिया को पता नहीं, मतलब मार्केट में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उन्होंने खरीदा है। और उनको ये भी पता है कि जब वो सिल्वर की एक लिमिट आ जाएगी, जब वो मार्केट में डालेंगे तो सिल्वर की हालत क्या होगी या गोल्ड की हालत, ये लोग मैनिपुलेट करेंगे ना उस चीज को। नहीं, एक चीज और समझ, जैसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, हमारी आसपास जितनी भी चीजों काम हो रही है सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो थिंक सबसे पहले तो हमारी जो भी चीजें हैं, तो अगर उसके पास सिल्वर ज्यादा है तो जो पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर बनाने का जो चल रहा है अभियान, तो हमें तो फिर चाइना के आगे झुकना पड़ेगा।
नहीं नहीं, हमें झुकना नहीं पड़ेगा, उसके लिए सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन चाइना क्या है कि चाहे सोलर में हो, सिल्वर का अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री यूज जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण से उसकी ईवी है। हाँ, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए। लेकिन वो अपने तरीके से उसने बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है सिल्वर की, गोल्ड की तो की है, सिल्वर की भी की है। उसका उसके पीछे मकसद जो है वो सिर्फ वही है कि भाई एक तो अपने यहाँ उसको सिक्योर किया जाए, और उसने एक्सपोर्ट भी बंद किया, सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, यानी खरीद रहा। तो वो अपने इंडस्ट्री के लिए भी, और जो उसका सप्लाई चेन का काम है उसके लिए भी, और मार्केट में कल जब एक स्केर्सिटी हो जाए तो उसको मार्केट में डाल के उसका राइट। तो वो बिल्कुल। उसको संजीव सर, गोल्ड खरीदने के लिए सर ने कहा है कि आप खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए, सिल्वर खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से? मुझे लगता है कि ये भी जैसे कि सर ने कहा कि एक डिफरेंट सेगमेंट में अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जाहिर है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि जब आपको तात्कालिक धन की आवश्यकता हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिल्वर का भी इन्वेस्टमेंट एक फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बात मैं जो डी डॉलराइजेशन के ऊपर अवश्य कहना चाहता था कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत डी डॉलराइजेशन का अभी तक सपोर्ट नहीं रहा है, और विश्व में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच रहा है, उससे ये एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि विश्व में जो एक आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई है और डॉलर को लेकर के एक जो अनिश्चितता पैदा हुई है, और डॉलर का जो एक एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से दिखा है, उसकी वजह से जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे आने वाले समय में तेज हो सकती है। और इस संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि वो अपने अप्रोचेज़ में थोड़ा बदलाव लाएं, और ख़ासकर जो बड़ी डील्स अभी इंडिया यू के बीच की जो डील्स हुई हैं, अन्य राष्ट्रों के बीच में जो डील्स हो रही हैं, उसका एक निसंदेह एक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो अमेरिका आज ये चाहे रशिया के साथ डील के लिए तैयार हो, बातचीत चल रही है, या भारत के लिए वो तैयार हो गया है, वो उसका एक दबाव राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अवश्य है। और देखिए, जैसा कि एक बिजनेसमैन होता है कि बिजनेसमैन को जब लगता है कि उसका जो भी उसकी नीतियां हैं वो उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं, तो यू टर्न करने से भी नहीं चूकता, और वही डोनाल्ड ट्रंप इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ, सबसे पहले सुनील जी आपके पास आऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आखिरी लैग है हमारा। सबसे पहले एक समय होता था, चलो भारत से शुरू करते हैं, निर्भया केस हुआ, पूरा भारत शायद सड़कों पे आ गया और अफेक्टेड था। विदेशों में भी कभी ऐसा होता था कि कोई विदेशी सैलानी यहाँ आया, उसकी पॉकेट मार लिया, रेप हो गया, तब भी पूरे विश्व में इसको लेकर एक चीज हो जाती थी। आज पूरे विश्व के लिहाज से, तीनों से मेरा सवाल है, सुनील जी सबसे पहले आपसे, कि हम किस जगह आकर खड़े हो गए हैं कि जब एप्स्टीन फाइल्स हमारे सामने हैं। तो मैं खान मार्केट चक्कर लगा रही थी, तो मैंने 3 बच्चों को, जो कि 17, 18, 22 साल तक के थे, उन्होंने कहा कि अरे, मतलब ये मैं आज कैमरे पे इसलिए कहना चाह रही हूँ, मैं उस सेंसिटिविटी के बारे में बताना चाह रही हूँ। बच्चों ने कहा जो भी है, आदमी ने मौज ली इस जिंदगी में, इस तरह की बात होती है। क्या हम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहे समाज में? क्या एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई से कोई इफेक्ट नहीं है, और इसके पीछे की वजह क्या है कि उसको लीक किया जा रहा है पर मार्केट स्टेबल है, नोबडी इज अफेक्टेड फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट? देखिए, एक ऐसा वर्ग है, वी हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट और व्हाट? एक ऐसा वर्ग है, यदि आप पिछला भी इतिहास पढ़ेंगे ना, किसी राजा के 10-10 रानियाँ, 20-20 रानियाँ हुआ करते थे, और उसके बाद जब हम कहानी चलेंगे ना, तो उनके लोग जैसे गाँव में कहते हैं ना कि जब बारात चली जाती है तो खोइया क्यों करते हैं, वो तो महिलाएं जगाती रहती हैं और बवाल करती रहती हैं। तो हमने एक बार दादी से पूछा ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कि ऐसा इसलिए हो जाता है, घर खाली हो जाते थे तो राजा के जो लोग थे, काम करते थे, वो महिलाओं को उठा ले जाते थे, इसलिए महिलाएं इकट्ठी होकर के जगाती हैं आसपास की महिलाओं को कि सोना नहीं है, जगता। वो परंपरा में बदल गई। तो जो परंपराएं टूटती जा रही हैं वो हमको दूर ले जा रही हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। लोग दूर रहने लगे परिवार से, परिवार का मतलब नहीं समझ रहे हैं वो। आप ये बताइए कि बेटी के उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई करता होगा तो अपनी बेटी से कैसे नजर मिला पाता होगा वो, अपनी बेटी को किस नजर से देख पाता होगा वो? क्या उनकी आत्माएं, अंतरात्मा नहीं मर चुकी होगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर, किसी भी पद पर रहे हों?
अधिकतर हम लोग मीडिया में रहे हैं, ये चर्चाएं सुन रहे थे कि बड़े ठेका लेने के लिए होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सब ये होता है कि सब आईएएस ये करते हैं वो करते हैं, बड़ा यदि आपको टेंडर करना है तो आपको कहीं से ही व्यवस्थाएं करानी पड़ेगी। ये धीरे धीरे कान में आती थी, खुल के नहीं आती थी, बस धीरे धीरे कान में आती थी। बड़े स्तर के मंत्रिमंडल का जब व्यवस्था हो रही है कि मंत्री साहब ये करना चाहते हैं, जैसे एक बार मैं था तो अब मैं नहीं लूँगा, एक बड़े कैबिनेट मंत्री थे और उस होटल में मैं रुका हुआ था, बगल का कमरा मेरा था, उनका कमरा उनका था। तो उसने कि नहीं बड़े बड़े ऑन कैमरा मैं ये कह रहा हूँ, किसी बड़े ठेकेदार से किसी लड़की को बुलाने के लिए बोला, तो उसने व्यवस्था कराई होगी लड़की की। तो जब लड़की की व्यवस्था कराई तो वो उसी फील्ड की थी और उन मंत्री ने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल न्यू चाहिए। तो अब जब वो लड़की लाई गई तो उसे नहीं पता था कि आप कैबिनेट मंत्री हैं। वो जाकर के थोड़ा सा आराम करने लगी होगी। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। अब जब आराम करने लगी होगी तो उसने कहा मुझे नहीं समझती हो क्या कर रहे हो। बोले तुम तीसरे हो सो वैसे ऐसे करके। तो उस व्यक्ति ने जब वो नशे में था कैबिनेट मंत्री तो उत्पाद मचा दिया उसने, और उत्पाद मचा दिया, बाहर तक खबर आ गई। वो क्या हुआ कि मंत्री जी का मूड बहुत खराब हो गया। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 90 के दशक की बात बता रहा हूँ। आप जो बात बता रहे हैं, आई एग्री, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं, पर आप बात कर रहे हैं समवन विद अ कंसेंट who is above 18 years. Sir, why is world silent about it? 7 साल की बच्ची सर, I have seen pictures, I don't know how true is that, I've seen a 7-year-old who is pregnant or 10-year-old who is pregnant. इस Epstein files में ही, how true is it and why is the world silent about it? क्या है कि अभी हम जो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि हमने 2-3 बच्चों से बात, लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है जो जनरेशन का, मतलब लोग बुरा मान सकते हैं कि वो अपने से ज़्यादा सोचते नहीं हैं। परिवार तो छोड़ दो, कंट्री तो छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में। क्योंकि एक जनरेशन में आज क्या है कि एक बच्चा है, उसकी हर ज़रूरत पूरी होती है। उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ इस दुनिया में और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये गलत परंपरा, गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्योंकि जो क्या होता है ना, पहले परिवार था, कोई बच्चा अगर गलती करता था तो उसके फादर नहीं, उसके चाचा ताऊ भी उसकी पिटाई कर देते थे। और फादर ये नहीं कहते थे कि तुम चाचा ताऊ ने मोहल्ला पड़ोस के भी करते थे, पड़ोसी भी करते थे। आज तो अब जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई कि टीचर ही कुछ नहीं कह सकता, और हम जहाँ यूएस में जो एक कहा जाता है कि बच्चे को अगर आपने डांट दिया तो वो पुलिस बुला देगा, यहाँ भी हो रहा है। तो एक वो जो एक साइकोलॉजिकल, एक तो डर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, दोनों चीजें खत्म हो रही हैं। हाँ सर, मैं आखिरी कमेंट आपसे, ये तो बात जो दोनों ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमारी, पर ये मुझे समझ में नहीं आता एक्सेप्टेंस क्यों। पहले सर कुछ कहीं पर किसी कोने में होता था, हमें डर लगता था, अरे हमारी बेटी है, बेटा है, अबडक्ट हो गए, ये हो गया। अब हमें डर भी नहीं लग रहा है, अब हम देख रहे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो हमारी पूरी वैश्विक व्यवस्था है उसमें जो 1% के जो टॉप के जो लोग होते हैं, ग्लोबल एलीट जिसको हम कहते हैं, वो पूरे विश्व को एक तरीके से कंट्रोल करके चलता है। और ये एक सच्चाई है। ये सामने कई बार हम देख नहीं पाते, आम लोगों को इससे दूर रखा जाता है इस तरीके की रियलिटी से। लेकिन जो ग्लोबल एलीट है वो पूरे विश्व को एक तरह से कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ वो अनेक तरीके के ऐसे कार्य करता है कि जो कि घिनौने होते हैं, घृणित होते हैं। और एप्स्टीन फाइल्स में जो सच्चाई सामने आई है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एप्स्टीन फाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेस के इंटरवेंशन से, और वहाँ पे गहरी डिबेट हुई और उस सोसाइटी में, अमेरिका में बड़ी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें अमेरिका की डेमोक्रेसी की हमें अप्रिशिएट करनी होंगी कि उन्होंने जब ये डिसाइड किया कि इस ग्लोबल एलीट को हमें सामने लाना है, और ये जो ग्लोबल एलीट का जो मेन ब्रोकर था वो था एप्स्टीन। एप्स्टीन सिर्फ वो एक सेक्स ऑफेंडर नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो पूरे विश्व के जो ग्लोबल एलीट का एक नेटवर्क चलाने वाला एक रैकेटियर इसको आप कह सकते हैं, वो था। और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, संभव है कि उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो ग्लोबल एलीट है जब कभी भी देखता है कि हमारा सारा कुछ कारनामा आप सामने आ जाएगा तो उस व्यक्ति को हटाने का प्रयास होता है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्लोबल एलीट के बारे में जो जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में होनी चाहिए, मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अपना देश भी जाहिर है उसमें शामिल है। जो एलीट का जो डार्क साइड है
उसको भी हमें समझना होगा। और एलीट के डार्क साइड को समझते हुए अपने जो मत हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें अपने मत का निर्माण करना होगा। और जो भी कभी जहाँ कहीं भी जो ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी रिच क्यों ना हो, रिचेस्ट क्यों ना हो, उसको उसके कृत्यों की सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सजा मिलनी चाहिए। आज इस चर्चा में बहुत सारे निष्कर्ष निकले। पहले मैं एप्स्टीन फाइल्स पे जो एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया की हो गई है, जरूरी है कि वी नीड टू लर्न टू से नो, वी नीड टू लर्न टू से स्टॉप। जरूरी नहीं है कि अगर कोई एलिट सर्कल का है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब किसी देश में कहीं पर माइनॉरिटीज प्रताड़ित होती हैं, कहीं पर वॉर चल रही होती है, तब जब ये जो इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होती हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूएन भी शामिल है, वो लोग इसकी आलोचना करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, उसको रोकते हैं, किसी एक देश पर प्रेशर बनता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, ये ह्यूमनिस्टिक मुद्दा है जिस पर अभी तक किसी एक इंटरनेशनल ग्रुप ने किसी भी तरह की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रखी, कोई डिस्कशन नहीं रखा। और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके और हमारे चिंता करने की बात यह है कि धीरे धीरे जैसे हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने लग गए तो ना जाने हमारा देश, जो कि संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, बड़े बुजुर्ग, उन सब की बात करते हैं, वो सब एकदम खत्म हो जाएगी। आज एप्स्टीन फाइल्स पे इसका निष्कर्ष ये है कि वी ऑल टुगेदर नीड टू लर्न टू से नो एंड स्टॉप, एंड वी नीड टू स्क्रॉल एंड क्रिटिसाइज एंड स्टॉप वॉचिंग और डू समथिंग अबाउट इट। और दूसरी बड़ी बात है, जहां तक हमने गोल्ड पर चर्चा की, देखिए ये पूरा जो विश्व है न जाने कब तक इतना ही अनस्टेबल रहेगा। ये ट्रम्प के टेन्योर तक या उसके बाद तक ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, और एक ही बास्केट में सारे एग्स, जो कहते हैं डोंट कीप योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड जरूर खरीद सकते हैं। अगली बार हम ट्रैफिक, जो एनसीआर दिल्ली का जो बढ़ता ट्रैफिक है, उस पर चर्चा करेंगे। आपके क्या सवाल हैं, आपकी क्या चिंताएं हैं, आप जरूर मुझे कमेंट करके या डीएम कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।